हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें हम कवर करेंगे 1757 से लेके 1857 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हुए हैं, उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट कार्यों के बारे में। चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में कैसे अपना जो उनका जो विस्तार हुआ भारत में, वो कैसे हुआ था। देखिए 1619 में जो है 1609 में 1609 ईस्वी में जो है जहांगीर के कोर्ट में पहली बार एक जो टीम आई थी ब्रिटिशर्स की, एक दल आया था, जो आया था कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। यहाँ से उनको फरमान मिलती है भारत में व्यापार करने का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है उनकी भारत में जो है एंट्री। और देखो स्टार्टिंग में क्या था, उनका जो मेन इंटरेस्ट था सिर्फ भारत के साथ व्यापार करने पे था। लेकिन जैसे ही जो अंपायर कमजोर होने लगा और उनकी मृत्यु के बाद जो उनका इंटरेस्ट जो है शिफ्ट होने लगा धीरे-धीरे इंडियन पॉलिटिक्स में भी। यानी कि अब बिज़नेस से वो इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे थे। इसी क्रम में क्या है, एक युद्ध होती है, बैटल ऑफ प्लासी इसको बोलते हैं, प्लासी का युद्ध 1757 में। ये हुई थी, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे उस वक़्त के, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इनके बीच युद्ध होती है और इसमें जो जीत होती है, जीत हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। और यहाँ से एंट्री होती है इनकी इनडायरेक्ट रूप से इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने क्या है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। हालाँकि पहले मीर जाफ़र को बनाया था, फिर उसको चेंज करके मीर कासिम को बना दिया था। और जो मीर कासिम थे, जो है 2 और नवाब, जो शाह आलम II और शुजाउद्दौला, जो कि शाह आलम II जो थे मुगल एम्पायर थे, और शुजाउद्दौला जो थे अवध के नवाब थे। इन तीनों ने मिलके फिर से युद्ध एक यु के साथ एक युद्ध होती है ब्रिटिशर्स की 1764 में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बैटल कहा जाता है, बक्सर का युद्ध जो है। देखो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो इसको जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में भी जो है इन तीनों की हार होती है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस युद्ध को जीत लेती है, और यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंट्री भारत में। भारत से ज़्यादा मोर प्रिसाइज़ कहें तो बंगाल में। तो देखो बंगाल में जो इनकी जो शासन व्यवस्था स्थापित होती है बक्सर के युद्ध के बाद, तो वहाँ से क्या होता है कि उन्होंने जो है गवर्नर की नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो स्टार्ट हुई थी 1757, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही। तो देखो इसमें पहला जो गवर्नर बनते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव हैं। इनका जो टर्म था वो 2 टर्म का था। एक तो 1757 से 1760 तक का रहा था, और दूसरा जो था 1765 से 67 तक, यानी 67 तक का रहा था। तो ये याद रखना है आपको, इनका टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी से 3 साल तक रहा था, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद से, यानी इलाहाबाद की संधि से 2 साल, यानी 67 तक रहा था। इन्होंने देखो भारत में आने के बाद जो है द्वैत शासन व्यवस्था, इसको कि डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखो डुअल गवर्नमेंट क्या थी? डुअल गवर्नमेंट में 2 तरह की चीज़ें लाई गई थी। एक तो था दीवानी और एक निजमत। दीवानी में क्या था कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो चीज़ें थीं, जो आर्म्ड फोर्सेस थे, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थीं, टैक्स कलेक्शन हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, रेवेन्यू जो होगी, वो सारी जो है दीवानी के अंतर्गत आती थी। और ये सारी चीज़ें जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रिज़र्व रखा था। यानी इसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और निजमत में जो था वो था एडमिनिस्ट्रेशन था, कृषि थी, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जुडिशियल वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी जो भारत के जो राजा नियुक्त किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो उनके पास दी गई थी। यानी कि सारी जो ज़िम्मेदारी वाली चीज़ें थी, वो भारतीय राजाओं के पास थी, और जो रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। देखो एक और इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुई थी इनके जो टेन्योर में, वो था 1765 में जो हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद की संधि। किसके बीच में? अवध के नवाब और मुगल एम्परर जो है शाह आलम II जो थे, उनके बीच में होती है। ठीक है? अगला जो गवर्नर है वो है बंगाल के, वो है वारेन हास्टिंग। इनका पीरियड जो था 1772 से 85 तक का रहा था, ये याद रखना है आपको। ठीक है? तो अगले जो गवर्नर जनरल का जो थे, एक्चुअली इनको क्या है कि पहले गवर्नर थे, इनको जो बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी कि अभी तक जो चल रहे थे वो सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ये बन गए भारत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। याद रखना है आपको, ये बंगाल के हैं, ये कन्फ्यूज़ नहीं होनी है। ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं पहले, वारेन हेस्टिंग। ठीक है? और जो इन्होंने क्या है कि आने के बाद 1772 में ही डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, इसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। और एक इनके टेन्योर में एक एक्ट आती है, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में रेगुलेट करने के लिए, यानी गवर्न करने के लिए जो एक्ट आती है 1773 में। ठीक है? और इसके तहत क्या था, एक प्रावधान था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट हो, जिसके तहत 1774 में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कलकत्ता में। उसका नाम इसका कलकत्ता था। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनती है 1774 में, ये याद रखना है आपको। पहला एंग्लो मराठा वॉर जो है इनके टेन्योर में ही स्टार्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको याद रख सकते हो आप। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आती है, इनके ही टेन्योर में। और
इम्पीचमेंट चार्ज यानी कि महाभियोग का जो चार्ज है, ये जब ब्रिटेन ब्रिटेन वापस जाते हैं अपने टेन्योर को पूरा करने के बाद, तो इनके ऊपर महाभियोग का चार्ज लगाया जाता है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आता है कि किसके ऊपर महाभियोग का चार्ज लगता है, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। हालांकि बाद में इससे बड़ी हो गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले हमारे जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका पीरियड भी दो टेन्योर में था, 1786 से 93 और 1805 में। देखो, ये परमानेंट सेटलमेंट भारत में लाने वाले गवर्नर जनरल थे, जिसको कि अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं। आपको पता है कि बंगाल के रीजन में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था इनके ही द्वारा। अ, जिसमें कि क्या है कि इसमें क्या है कि जमींदार और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जो ऑफिसर्स थे, उनके बीच क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक तरह से क्या एग्रीमेंट साइन किया जाता था। जमींदारों का काम था कि वो जो टैक्स जो था वो कलेक्ट करेंगे किसानों से, और उसमें जो एक फिक्स्ड रेशियो डिवाइड की गई थी दोनों के बीच में, वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो जो रेवेन्यू कलेक्शन का कुछ पार्ट अपने पास रख के बाकी सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाएंगे। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। इनको भारत में सिविल सर्विसेज का जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है, यानी कि सिविल सर्विसेज का जो जनक है, ये इनको ही बोला जाता है। ठीक है। इनका जो मोन्यूमेंट है वो गाजीपुर में है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आती है कि किसके मोन्यूमेंट जो है गाजीपुर में बनाया गया था, क्योंकि भारत में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। अगले जो हमारे गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, वो है सर जॉन शोर। इनका जो टाइम पीरियड था 1793 से 98 तक का रहा था। इन्होंने पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन चालू की थी, मतलब चलाई थी। या क्या ये, देखो ये क्या है कि किसी भी राजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति उन्होंने चला चला रखी थी, इसलिए जो इनका टेन्योर था वो लगभग जो है एक तरह से एकदम पीसफुल रहा था। कोई ज्यादा कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी, एक्सेप्ट कि छोटे मोटे चीज जैसे कि बैटल ऑफ खड़दा जो है इनके टेन्योर में हुआ था, जो कि मराठा और निजाम के बीच में हुआ था। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो तो हमारे अगले जो गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली। इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। देखो, 1798 से लेकर 1805 तक का रहा था इनका टाइम। इन्होंने जो है सब्सिडरी अलायंस जो है भारत में सिस्टम स्टार्ट किया था 1798 में। ये डेट याद रखना है आपको, 1798 में। इसको बोलते हैं सहायक संधि। देखो, इस ट्रीटी में क्या था कि जो भारत के जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा थे, उनको क्या है कि ये जो इस संधि के बाद इसके तहत क्या है कि ये प्रोटेक्शन की गारंटी देते थे कि बाहरी आक्रमण से हम आपको बचाएंगे। और इसके बदले में जो है, जो भारतीय राजा थी, उनको अपनी जो इंडिपेंडेंसी थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंपनी होती थी, यानी कि जो स्वायत्ता थी अब उनके हाथ में नहीं रह गई थी। जैसे कि जो फॉरेन पॉलिसीज हैं ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, किसी पे आक्रमण, किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं कर सकते बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के, किसी के साथ संधि नहीं कर सकते, ट्रीटी नहीं कर सकते बिना इनके परमिशन से। और दूसरा ये कि जो इनको जो है अपने राज्य में ब्रिटिशर्स के कुछ अधिकारी और जो सेना है वो रखनी होती थी, और इसका जो पेमेंट है, जो खर्चा का वहन है, वो खुद भारतीय राजा को ही करना होता था। तो ये छोटा सा ही एक ब्रीफ मैंने दे दिया आपको कि सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि क्या थी। इसमें देखो, भारत में जो कुछ जो राजा थे, जो कुछ जो राज्य थे जो इसके तहत मानने वाले जो क्रम है, मैंने उसको लिख रखा है। देखो, हैदराबाद जो है पहला जो था सब्सिडरी अलायंस मानने वाला राज्य था। दूसरा मैसूर है, तीसरा तंजौर है, और देखो इनके ही टाइम पीरियड में एक और घटना होती है, वो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। आपको पता है कि इस युद्ध के बाद ही जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और ये एंग्लो मैसूर वार जो है ये खत्म हो जाता है। इनके टाइम पीरियड में ये हुआ था। और फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि भारतीय भाषाओं और भारतीय कल्चर के बारे में जो ब्रिटिश अधिकारियों को पढ़ाने के लिए जो या शिक्षित करने के लिए जो एक कॉलेज का जो निर्माण किया गया था, वो इनके ही टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। इसका भी डेट जो है 1799 ही है मेरे ख्याल से। 1799 में ये कॉलेज बना था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि लॉर्ड हेस्टिंग जो वाइसराय हैं, माफ करिएगा, अगला जो हमारे जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड हेस्टिंग। इनका टाइम पीरियड है 1813 से 23 तक का। इनके ही टेन्योर में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है 1816 में। देखो, ये ट्रीटी क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो नेपाल और भारत की जो के बीच जो सीमा का निर्धारण अभी जो वर्तमान में चल रही है, तो वो इस ट्रीटी के तहत ही है, ये ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है। और इनमें क्या है कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, इनके टाइम पीरियड में दो सिस्टम आई थी, रजवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वो सिर्फ बंगाल या उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू था। लेकिन जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो भारत के दक्षिण भारत प्रांत में, और जो महलवाड़ी सिस्टम है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ये लागू था। तो इसको देखो, सिस्टम है क्या, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको।
ये पहले तो ये जान लेते हैं कि रैयत सिस्टम जो है उनके टाइम पीरियड में जो उस वक़्त के जो मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो शब्द रैयत है, रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर जो किसान है वो। इसमें क्या है कि किसान के पास अधिकार था कि डायरेक्टली जो है जो टैक्स उनका बनता है वो सीधा-सीधा जो है वो सरकार को पहुँचा सकता है। तो उनके पास जो है सीधा-सीधा जो ये इंडिविजुअल कंट्रोल था। लेकिन जो माहलवाड़ी सिस्टम है उसके तहत क्या है कि जो टैक्स है को कलेक्ट करने के लिए जो किसी गाँव में जो एक मुखिया होगा, वो टैक्स कलेक्ट करेगा और वो जो टैक्स को कलेक्ट करेगा, वो टैक्स फिर पहुँचाएगा सरकार को। तो ये स्टार्ट किया गया था हल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस याद रखेंगे। माहलवाड़ी सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया गया था हल्ट मैकेंजी के द्वारा और रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। अब जो हमारे अगले गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका टेन्योर याद रखना है आपको। 1828 से लेके 35 तक का रहा था। ये जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। किस एक्ट के तहत? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है? अब इसमें एक और क्वेश्चन बनती है कि पहली बार भारत में सेंट्रलाइज़ करने का जो प्रयास था ब्रिटिशर्स के द्वारा वो कब किया गया था? यानी सेंट्रलाइज़ेशन केंद्रीकरण करने का प्रयास कब किया गया था? तो इसी एक्ट के तहत। क्यों किया गया? कैसे पता चलता है इससे? कि इनको जो है पूरे बंगाल से निकाल के पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि पूरे भारत का कंट्रोल जो है एक सेंट्रलाइज्ड हाथों में दे दिया गया था। वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के हाथों में। तो इसको ध्यान रखना है आपको। इन्होंने है 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था, यानी सती प्रथा को एबोलिश कर दिया था 1829 में। ठीक है? तो इसको भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अब जो है इनके ही पीरियड में एक कमीशन भारत में आता है, मैकॉले कमीशन, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके रिकमेंडेशन से ही इंग्लिश को जो है भारतीय जो है एजुकेशन है उसका माध्यम बनाया जाता है। तो मैकॉले कमीशन याद रखना है, किसके टेन्योर में ये याद रखना है आपको। और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले गवर्नर जनरल के तरफ। अब जो जितने भी आएंगे हमारे वो हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब जो हमारे अगले गवर्नर जनरल हैं वो है चार्ल्स मेटकाल्फ। इनका टेन्योर 1835 से 36 तक का रहा था। इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस यानी कि भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है इनको कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है? अगला जो हमारा गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड एलन बैरो। इनका पीरियड था 1842 से 44 तक का। इन्होंने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1843 में। ठीक है? और ये किस एक्ट के तहत उन्मूलन हुआ था? तो ये हुआ था 1833 के एक्ट के तहत। एक्ट भी याद रखना है। और ये हुआ था इसके 10 साल के बाद यानी 1843 में। स्लेवरी को खत्म कर दिया था। अगले जो हमारे गवर्नर जनरल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आते हैं, तो इसको देखना है। पहले तो आप इसको टेन्योर याद कर लें। 1848 से लेके 56 तक रहा था। इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था एक नया सिद्धांत जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। हिंदी में इसको देखा जाए तो व्यक्तिगत का सिद्धांत, कभी-कभी हड़प की नीति भी बोला जाता है। ठीक है? हड़प की नीति में जो आपको शायद पता होगा कि अगर किसी भी भारतीय राजा को अगर अपना कोई वारिस ना हो, ठीक है? अगर तो वो अगर किसी संतान को गोद लेता है, तो जो है उसके पास जो है वो जो राज्य है वो तो ब्रिटिशर्स जो है वो राज्य को जो है अपने अंडर ले लेते हैं। यानी कि उस जो वारिस है उसको ये अधिकार नहीं होता कि वो जो अपने पिता का जो विरासत है उसको अपने अंडर कंट्रोल ले सके। यानी कि वो अब सीधा-सीधा ट्रांसफर हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यानी उसको हड़प की नीति इसलिए कहा जाता है। ठीक है? तो देखो उसके तहत जो राज्य जो पहले जो इसके तहत अधिग्रहण किए गए थे, वो थे पहले सतारा, फिर संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो इसको ध्यान रखना है। पहले तो 2 जो आपको पहला तो ज़रूर याद होनी चाहिए आपको सतारा। और इसके बाद देखो दूसरा भी एस से है, तो एसएस करके याद कर सकते हो। और झांसी और नागपुर, चूँकि ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आराम से आपको याद हो जाएँगे। ये लास्ट के नाम जो इंपॉर्टेंट हैं। और बीच में आता है उदयपुर, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। एसएस दूसरा, बीच में उदयपुर और झांसी, नागपुर। ठीक है? देखो इन्होंने क्या है भारत में जो है रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था 1853 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। 1853 में कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक ये पहली बार चली थी। और इसकी लंबाई भी कभी पूछ ली जाती है। ये थी 34 किलोमीटर। इनके टाइम में ही एक कमीशन आया था, इसको उड्स डिस्पैच बोलते हैं। 1854 में ये भारतीय में जो है एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड था, भारत में शिक्षा सुधार से रिलेटेड था। इसको भारत में मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है कि इन्होंने जो भारत में तार सेवा, आपको पता है कि उस वक्त जो है कम्युनिकेशन के लिए एक सबसे फास्टेस्ट मीडियम था वो थी भारतीय तार सेवा। तार सेवा यानी कि इलेक्ट्रिक मीडियम से वो
कम्युनिकेशन करते थे। तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा था कि जो सिविल सर्विसेज़ की जो एग्ज़ाम है, वो रिटन एग्ज़ाम जो है इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है आपको। अगला है कि अपना जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग, इनका पीरियड था 1856 से 62 तक का। ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बने थे और पहले वायसराय थे। ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में अगले इसके दूसरे पार्ट में कि 1858 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके तहत जो है इनको भारत का जो है पहला वायसराय बनाया गया था और इसके कारण जो है इनको ये जो है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रह गए थे। तो उसको भी ध्यान रखना है आपको। इनके ही पीरियड में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति, वो इनके पीरियड टेन्योर में ही हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इनके टेन्योर में आया था और वीडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा विधवा पुनर्विवाह इनके ही टेन्योर में हुई थी। ये एक्ट बना के जो है उसको जो है एक तरह से लीगल घोषित कर दिया गया था। तो इसको सबको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप ज़्यादा बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएँ इस टॉपिक के बारे में। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो पहली बार जो है ब्रिटिशर जो है पहली बार एक दल भेजा था अपना एक कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जहांगीर के कोर्ट में और उसके तहत उनको जो यहाँ पे अधिकार मिला था कि भारत में व्यापार करने का और स्टार्टिंग में उनका जो मेन फोकस था वो सिर्फ भारत के साथ व्यापार करने पे था लेकिन जो 1857 की जो बैटल ऑफ प्लासी होती है इसके बाद इनकी जो एंट्री होती है भारत में अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष क्यों है ये क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी एक बंगाल में उन्होंने शासन बना रखा था और उनको हैंडल करते थे वह दूर से तो इसलिए वो अप्रत्यक्ष शासन कर रहे थे भारत में और उसके बाद जो है एक युद्ध होता है 1764 में जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 राजा जो है मिलके युद्ध करते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो और अगला जो है हमारा जो इसके तहत जो पहले जो गवर्नर बनते हैं बंगाल के वो है रॉबर्ट क्लाइव याद रखना ये गवर्नर है गवर्नर जनरल नहीं है रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर है बंगाल के इनका जो पीरियड था 1757 से लेकर 60 तक का रहा था और 1765 से 67 तक का दो टेन्योर था इनका तो डेट जरूर याद रखेंगे और इन्होंने लागू किया था डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैत शासन व्यवस्था बंगाल में जिसमें के तहत दीवानी और निजमत मैंने आपको बता दिया ये दोनों क्या क्या थे अगला जो है अपना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है 1765 में जो कि हुए थे नवाब अवध और मुगल एम्पायर शाह आलम टू दोनों ही याद रखना है आपको अगले जो हमारे गवर्नर जनरल हैं बंगाल के वो हैं वारन हेस्टिंग अब क्या है कि ये बंगाल के ये बंगाल के जो पहले गवर्नर थे उससे इनको जो बना दिया गया गवर्नर जनरल यानी कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे तो रॉबर्ट क्लाइव है वारन हेस्टिंग सॉरी बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे तो रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वारन हेस्टिंग थे इसको कंफ्यूज मत करिएगा प्लीज और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है तो मैंने आपको अभी बताया था विलियम बेंटिक तो इस तीनों चीज को कंफ्यूज नहीं करना है इसको जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि बंगाल के की कौन होंगे बंगाल के सिर्फ गवर्नर कौन होंगे और भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे ठीक है इन्होंने क्या है डुअल शासन जो व्यवस्था थी द्वैत शासन व्यवस्था इसको 1772 में एबॉलिश कर दिया था समाप्त कर दिया गया था पहली बार भारत में रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आती है 1773 में जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इस एक्ट के तहत एक प्रावधान था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट हो जो कि बना था कोलकाता में 1774 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इनके ही टेन्योर में स्टार्ट होता है पिट्स इंडिया एक्ट जो है जो कि इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको 1784 में आया था ये ठीक है और ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनको फेस करना पड़ा था महाभियोग इम्पीचमेंट चार्ज जब वो वापस चले गए थे एक्चुअली ये वापस इसलिए गए थे कि ये पिट्स इंडिया एक्ट को पसंद नहीं किया था उन्होंने और इन्होंने जो है इस्तीफा देके वापस ब्रिटेन चले गए थे और इनके ऊपर यहाँ पे महाभियोग चलाया गया था ठीक है अब जो अपने अगले गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस इनका जो टेन्योर था ये भी टॉप पीरियड में था 1786 से 93 तक ये याद रखना है आपको और फिर 1805 तक क्योंकि इनका टेन्योर जो है इनके बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है भारत में इसलिए ये टेन्योर पूरा नहीं कर पाए थे 1805 के बाद इन्होंने भारत में अस्थाई शासन अस्थाई व्यवस्था जो है वो उन्होंने लागू किया था इसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं ठीक है और जिसके तहत कि जमींदारी व्यवस्था जो है भारत में बंगाल के क्षेत्र में जो है लागू हुई थी इसी एक्ट के इसी जो सेटलमेंट है इसके तहत ही था ये ठीक है और इनको जो है भारत में जो है इंडियन सिविल सर्विसेज ठीक है इसके जनक भी बोला जाता है इसको ध्यान रखना है आपको इनकी मृत्यु जो कि इनके टेन्योर के बीच में हुई थी तो इनका जो मोनूमेंट है समाधि स्थल है वो भी भारत में ही है गाजीपुर जो यूपी में है वहां पे बना हुआ है इसको ध्यान रखना है आपको अगले जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो है सर जॉन सोर इनका पीरियड भी 1793 से 1798 तक का रहा था और इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन लाई थी यानी कि अहस्तक्षेप की नीति भारतीय राजाओं के इंटरनल मैटर में वो डिस्टर्ब हस्तक्षेप नहीं करेंगे जिसके कारण से जो इनका टेन्योर जो था लगभग शांतिपूर्वक रहा था
ठीक है? और इनके ही टेन्योर में हुआ था खड़ता। देखो इनके नाम में ही एक सोड़ है, सोड़ का आप उल्टा लगा सकते हो कि बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा था। इनके नाम के उल्टा इनका टेन्योर रहा था, तो इससे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगला जो हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वेलेज़ली, इन्होंने क्या है कि इनका जो टाइम पीरियड है 1798 से लेके 1805 तक का रहा था। इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि जो थी वो भारत में स्टार्ट की थी। वो स्टार्ट हुई थी 1798 से। ये क्या है सहायक संधि, मैंने इसका थोड़ा ब्रीफ आपको दे दिया है। इसके तहत जो पहला जो राज्य था वो जिसने इसको एक्सेप्ट किया था वो हैदराबाद, दूसरा मैसूर और तीसरा तंजौर। तो इसको आप देखो ऐसे याद कर सकते हो, एचएमटी के थ्रू एक बहुत बड़ी इंडिया में टूल कंपनी थी, मशीनरी से रिलेटेड थी, वो एचएमटी कंपनी थी। तो इसके थ्रू आप याद कर सकते हो कि हैदराबाद पहला था, मैसूर दूसरा था, तंजौर जो था इसका तीसरा था इस संधि को अपनाने वाला। तो ध्यान रखना है इसको आपको। चौथा और आखिरी एंग्लो मैसूर युद्ध जो था 1799 में इनके ही टेन्योर में हुआ था, यानी इन्होंने ही इस जो युद्ध का जो क्रम था इसको समाप्त किया था अपने टेन्योर में। इसको ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने मैसूर को जो है कब्जा लिया था इस युद्ध के बाद। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1799 में इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आप। लॉर्ड हेस्टिंग हमारे अपने अगले गवर्नर जनरल हैं। इनके टेन्योर में जो है 1816 में जो है ट्रीटी ऑफ सुगौली आई थी, जो कि भारत नेपाल के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। इनके टेन्योर में रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम, मैंने आपको बताया कि रैयतवाड़ी सिस्टम भारत के दक्षिण प्रांत में है और महलवाड़ी सिस्टम जो था भारत के उत्तर भाग में और उत्तर पश्चिमी भाग में था। तो उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो रैयतवाड़ी सिस्टम मैंने आपको बताया है कि ये स्टार्ट किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, जो कि उस वक्त के गवर्नर थे मद्रास के। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था। रैयत का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल कल्टीवेटर, यानी कि एक किसान, उसके पास ये अधिकार होता था कि आप जो है आपके जो टैक्स बनते हैं वो सीधा सीधा भारतीय सरकार को, यानी कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा। लेकिन मालवाड़ी सिस्टम में क्या था कि एक हेडमैन था, यानी कि एक मान लो कि छोटा सा कस्बा है, गांव है, गांव में क्या है एक मुखिया को बनाया जाता था, वो सब जो है टैक्स वसूलेंगे और वो जाके पहुंचाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये था माहलवाड़ी सिस्टम। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। देखो नाम में ही स्पष्ट हो जाता है कि माहलवाड़ी जो है एम से स्टार्ट होता है, तो मैकेंजी आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला जो है अपने जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका टेन्योर याद रखना है आपको। 1828 से लेके 1835 तक का, 35 तक का रहा था। इनको जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल से शिफ्ट होके ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। इसलिए कहा जाता है कि जो सेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास जो था वो कब किया गया था, तो वो इनके टेन्योर में ही किया गया था। और कब हुआ था ये? 1833 के एक्ट के तहत। इन्होंने सती प्रथा जो था उसको उन्मूलन कर दिया था 1829 में एक्ट के तहत। और इनके ही टेन्योर में एक कमीशन आती है, मैकॉले कमीशन, जो कि इंग्लिश को जो है भारतीय भाषा जो एजुकेशन था उसको मीडियम बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। वो इसके बाद से ही स्टार्ट होता है कि इंग्लिश व्यवस्था जो भारत में स्टार्ट होती है, इंग्लिश एजुकेशन इस कमीशन के रिकमेंडेशन से स्टार्ट होती है। अगले जो अपने गवर्नर जनरल हैं वो चार्ल्स मेटकाल्फ। इनका जो टेन्योर था 1835 से 36 तक का रहा था। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो कहते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये इनको ही, चार्ल्स मेटकाल्फ को ही बोलते हैं। अगला जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड एलन, इनका टेन्योर था 1842 से 44 तक का। भारत में जो दास प्रथा का उन्मूलन जो है इसी के टेन्योर में होती है। इसको ध्यान रखना है आपको। अब जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो टेन्योर याद करो आप इसका। 1848 से 56 तक का रहा था ये। ठीक है, इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प की नीति, उसको जो है यहाँ पे समाप्त कर दिया था। इसके तहत जो राज्य है इसको याद रखना है आपको कि सतारा तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए कि पहला कौन था, तो सतारा। फिर आपको क्रम पूछते हैं तो सतारा, संबलपुर, देखो ऐसे से याद है, मैंने आपको बताया कैसे याद करना है, उदयपुर और झांसी, नागपुर। तो ध्यान रखना है आपको। इनके टेन्योर में पहली बार जो रेलवे जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है भारत में 1853 में, चली थी मुंबई से थाने और इसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। उड्स डिस्पैच यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत जो है वो आई थी 1854 में, इनके ही टेन्योर में। मैंने आपको बताया तार सेवा जो स्टार्ट की गई थी, सिविल सर्विसेज की जो रिटर्न एग्जाम जो स्टार्ट की गई थी वो इनके टेन्योर में ही हुई थी। ठीक है, अगले जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड केनिन। इनका जो टेन्योर है 1856 से 62 तक का रहा था। ये भारत के जो है आखिरी गवर्नर जनरल। ध्यान रखना है, अब जो ये पोस्ट है गवर्नर जनरल का भारत के, उसको समाप्त कर दिया गया था
खत्म हो गया था और अब जो है ये बन गए थे वाइसराय ऑफ इंडिया पहली बार, तो उसको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाइसराय, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 का जो रिवोल्ट है इनके टेन्योर में ही होती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट जो आती है 1858 में, इनके टेन्योर में ही आती है। ये आई थी कब? 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है। अब विडो डीमैरिज एक्ट यानी कि विधवा पुनर्विवाह जो है इनके द्वारा, एक्ट जो है इनके द्वारा ही लाया जाता है। इसके तहत जो है विधवा को जो पुनर्विवाह जो है उसके को कानूनी रूप से जो है वैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज का जो पार्ट है, आज दूसरा पार्ट इसका लाएंगे जिसमें कि हम टोटल कवर करेंगे 1947 तक के जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो सारे को हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।